नमस्कार, गुलिस्तान न्यूज देख रहे हैं आप और खबर उत्तराखंड के साथ मैं शीतल शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज चमोली के आपदा प्रभावित नंदानगर क्षेत्र पहुंचे। उन्होंने आपदा राहत और बचाव कार्यों का स्थलीय निरीक्षण किया और अधिकारियों से स्थिति की विस्तृत जानकारी भी ली है। मुख्यमंत्री ने धामी ने प्रभावित गांव फाली और कुंतरी का भी दौरा किया, जहां उन्होंने आपदा पीड़ित परिवारों से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने पीड़ितों को ढांढस बंधाया और राज्य सरकार की ओर से हर संभव सहायता का आश्वासन दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि संकट की इस घड़ी में सरकार पीड़ितों के साथ खड़ी है और राहत कार्यों को तेजी से पूरा किया जाएगा। तो वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खटीमा में अपने निजी आवास नगला तराई और हेलीपैड लोहिया हेड में जनता से मुलाकात की है। इस दौरान उन्होंने लोगों की समस्याएं सुनी और उनकी स्थिति को भी समझा। मुख्यमंत्री ने संबंधित अधिकारियों को तत्काल कार्रवाई करते हुए जनता की समस्याओं के निस्तारण के लिए आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार का उद्देश्य लोगों की समस्याओं का शीघ्र समाधान करना है और हर स्तर पर जनता की सेवा को प्राथमिकता दी जाएगी। जनता की समस्याओं का समाधान सुनिश्चित करना राज्य सरकार की प्राथमिकता है। आप दे देंगे अरे किए ना थोड़ा सा पीछे पीछे हो ना आ रहे आप चल ठीक है। आगे बढ़ेंगे। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने मसूरी विधानसभा क्षेत्र में हाल ही में आई आपदा से हुए नुकसान का जायजा लेने के लिए सिंचाई विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में प्रभावित क्षेत्रों में नालों, पुलों और सड़क किनारे सुरक्षा दीवारों के पुनर्निर्माण कार्यों को प्राथमिकता देने पर चर्चा हुई है। मंत्री गणेश जोशी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी प्रभावित स्थलों का सर्वे करें, विस्तृत एस्टिमेट तैयार कर शासन को भेजें और पुनर्निर्माण कार्य युद्ध स्तर पर प्रारंभ करें। उन्होंने कहा कि स्थानीय जनता को राहत पहुंचाना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है और अधिकारी नियमित निरीक्षण कर त्वरित समाधान सुनिश्चित करें। तो वही पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत को 2016 के स्टिंग ऑपरेशन मामले में सीबीआई ने नोटिस भेजा है और उन्हें पेश होने के लिए कहा गया। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए हरीश रावत ने कहा कि जब भी चुनाव नजदीक आते हैं उन्हें सीबीआई का नोटिस मिलता है। बीजेपी सांसद नरेश बंसल ने पलटवार करते हुए कहा कि नोटिस का कारण स्पष्ट है और उसका जवाब हरीश रावत को देना चाहिए। उन्होंने कहा कि चुनाव का आना जाना चलता रहता है, लेकिन हर मुद्दे को राजनीतिक रंग देना उचित नहीं है। इस पूरे मामले ने प्रदेश की राजनीति को गरमा दिया है। चीजें कंटिन्यू। हरीश रावत जी कांग्रेस के इतने वरिष्ठ नेता हैं, प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं, वो ये जानते हैं कि जब चुनाव आते हैं तो आचार संहिता लग जाती है। अभी चुनाव 1.5 साल दूर है। क्या 1.5 साल तक सारी चीजों को स्थगित कर दिया जाए? कानून से संबंधित, विकास से संबंधित चुनाव तो आते रहते हैं, जाते रहते हैं, पर कुछ चीजें कंटिन्यूअस होती हैं। अब हरीश रावत जी ने जो कुछ किया उनको जवाब देना है उसका। उसमें क्या दिक्कत है? सीबीआई कभी भी नोटिस दे, उसका वो जवाब दे जो मांगा है। लेकिन हर चीज का राजनीतिकरण करना। खबरों में आगे बढ़ेंगे। जसपुर में कांग्रेस ने प्रदेश सरकार की नीतियों और बिगड़ी हुई कानून व्यवस्था के खिलाफ 6 सूत्री मांगों को लेकर जन आक्रोश रैली निकाली है। विधायक आदेश चौहान के नेतृत्व में पृथ्वीराज चौहान चौक से रैली शुरू होकर सुभाष चौक तक निकाली गई, जहां उप जिलाधिकारी को राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा गया। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने कहा है कि प्रदेश की जनता त्रस्त है और विकास के मुद्दों को लेकर कांग्रेस लगातार संघर्षरत है। रैली में स्टेडियम निर्माण, पेयजल समस्या, रोडवेज, बस स्टैंड, डैम क्षेत्र के मालिकाना हक और पॉलिटेक्निक कॉलेज की स्थापना जैसी मांगे भी उठाई गई हैं। देखिए, जसपुर ही नहीं पूरे प्रदेश की जनता आज त्रस्त है और जो विकास हमारा हमेशा एजेंडा रहा है, विकास की बात कांग्रेस ने की है। आज उसी मुद्दों को लेकर हमारे जसपुर के माननीय विधायक आदेश चौहान जी
यहाँ पर जब माननीय हरीश रावत जी की गवर्नमेंट की सरकार थी, उस दौर में स्टेडियम के निर्माण के लिए 1 करोड़ की धनराशि अवमुक्त हुई थी और 4 दीवारी बाउंड्री वॉल भी बनी थी। उसके बाद भाजपा की सरकार के आने के पश्चात उस पर 1 रुपया भी धनराशि अवमुक्त नहीं की गई है। यहाँ पर जो डैम है, दशकों से वहाँ लोग रह रहे हैं, लेकिन बुनियादी सुविधाओं से वंचित वहाँ इसलिए हैं कि उन्हें मालिकाना हक नहीं मिल पाया है। उसको राजस्व बनना चाहिए, ये मांग है। यहाँ पर पॉलिटेक्निक कॉलेज की स्थापना होनी चाहिए, ये हमारी मांग है। हमारी मांग है कि पेयजल व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए, सुचारू करने के लिए, पेयजल उपलब्ध कराने के लिए यहाँ पर इस क्षेत्र में ट्यूबवेल का निर्माण होना चाहिए। और जो हत्याएं लगातार या अपराध यहाँ पर पूरे प्रदेश में बाढ़ सी आ गई है और यहाँ पर भी 6 माह में 6 हत्याएं हुई हैं। आज तक एक भी मामले को स्थानीय पुलिस प्रशासन सुलझा नहीं पाया है, न अपराधियों को पकड़ पाया है। इन मुद्दों को लेकर आज माननीय आदेश चौहान जी के नेतृत्व में हम सब लोग, आदरणीय प्रीतम सिंह जी, आदरणीय काजी निजामुद्दीन जी और हम सब लोग यहाँ के जो उप जिलाधिकारी हैं, उनके माध्यम से सरकार को चेताना चाहते हैं कि हमारी मांगों का, कि जनता की आवाज़ है, जनता की मांग है, उनको पूरा करें, नहीं तो हम सड़क पर उतरने को बाध्य होंगे। सदन आहूत होता है, लेकिन सदन में सरकार का मकसद है कि जो सामान्य बजट है, जो अनुपूरक बजट है, सप्लीमेंट्री बजट है, उसको पास कराना ही मात्र ध्येय है। अगर सदन सुचारू रूप से चलेगा, हम इस मुद्दों को और भी सदन में भी इस आवाज़ को बल देंगे। देखिए, जनता ने मन बना लिया, परिवर्तन का मन बना लिया है। पंचायती चुनाव में स्पष्ट रूप से भाजपा को नकार दिया गया है और कांग्रेस के पक्ष में माहौल बना है। जनता ने मैंडेट दिया है कांग्रेस को, तो उसको हमने आगे बढ़ाना है और सबको साथ लेकर चलना है। हर कौम, मजहब, धर्म, जाति, हर वर्ग को लेकर साथ चलना है। निश्चित रूप से कांग्रेस 2027 में। गंगोत्री धाम में इस बार यात्रियों की संख्या रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है। धराली आपदा के बाद उत्तरकाशी जिला धीरे धीरे सामान्य हो रहा है और बीआरओ द्वारा गंगोत्री नेशनल हाईवे को लगातार खोलने का काम किया जा रहा है ताकि यात्रियों को सुरक्षित यात्रा मिल सके। प्रशासन ने श्रद्धालुओं के लिए भोजन, पानी और मेडिकल सुविधाओं की व्यापक व्यवस्था की है। गंगा पुरोहित यात्रियों को मां गंगा के दर्शन और पूजन पाठ की व्यवस्था कर रहे हैं। बढ़ती संख्या से स्थानीय व्यवसायियों को भी लाभ हो रहा है। हालांकि प्रशासन के सामने व्यवस्थाएं बनाए रखना भी एक बहुत बड़ी चुनौती है। गंगा मैया के दर्शन करने के लिए इस ब्राह्मण महाराज ने मेरे को सही तरह से पूजा विधि कराई। मुझे बहुत अच्छा लगा। हमारे पितृदेव को मोक्ष मिला और सभी यहाँ का एनवायरनमेंट भी बहुत अच्छा है। मैं राजकोट से आई हूँ, मुझे बहुत अच्छा से विधि कराई है गौर महाराज ने और हम सही तरह से अच्छे से यहाँ पहुँच गए। गंगा मैया का हमारा पे आशीर्वाद था, इसलिए हमने सही। हर हर गंगे, जय महादेव, ओम नमः शिवाय। हर हर गंगे। बहुत अच्छा लगा यात्रा, यहाँ का सुविधा बहुत अच्छा है। रास्ता भी अभी एकदम ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं हुई। हर यात्री को बोल रहे कि आओ, आप दर्शन करो आराम से, कोई यात्री इधर की कोई परेशानी नहीं है। हर सभी का साथ साकार से सब अच्छा है। ये गंगा मैया। हरे कृष्णा। मैं सिलीगुड़ी से आया, वेस्ट बंगाल से। मैं अभी गंगोत्री में आया, तो काशी से गाड़ी बहुत रास्ता खुल गया। हाँ, सब लोग अच्छे दर्शन कर रहे हैं, ठीक है। और कोई टेंशन नहीं, सब लोग आइए, कोई दर्शन कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। देश में सूर्य ग्रहण को लेकर तरह तरह की अफवाहें और चर्चाएं सामने आ रही है। सोशल मीडिया और कुछ चैनलों पर इसे लेकर डर और भ्रम फैलाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन खगोलीय गणना साफ बताती है कि भारत में ये सूर्य ग्रहण दिखाई ही नहीं देगा और न ही इसका कोई प्रभाव पड़ेगा। हरिद्वार के तीर्थ पुरोहित उज्जवल पंडित का कहना है कि जब ग्रहण देश में दृष्टिगोचर ही नहीं है तो इस पर चर्चा करना व्यर्थ है। विशेषज्ञों ने भी अपील की है कि लोग अफवाहों से बचें और केवल वैज्ञानिक तथ्यों पर भरोसा करें। देखिए, किसी भी प्रकार का कोई सूर्य ग्रहण भारत में दृश्य नहीं है। बड़ा आश्चर्य होता है कि हमारे हिंदू धर्मावलंबियों
को धर्म का रास्ता दिखाने वाले अनेकों कथावाचक, अनेकों ज्योतिषाचार्य पता नहीं इस सूर्य ग्रहण को लेकर क्यों भ्रामक और भ्रांति का काम कर रहे हैं, जबकि जो समय अवधि सूर्य ग्रहण की दी गई है वो भारत में रात्रि का काल है। जब रात्रि के समय में सूर्य के दर्शन नहीं होते हैं तो उस ग्रहण का प्रभाव किस प्रकार से प्राणी मात्र पर या कर्म इत्यादि में पड़ सकता है। मेरा सभी हिंदू धर्मावलंबियों से प्रार्थना है, निवेदन है कि किसी भी प्रकार की भ्रांति में पड़ने की आवश्यकता नहीं। कोई भी सूर्य ग्रहण भारत में दृश्य नहीं है। पितृ विसर्जन का कार्य उसी प्रकार से होगा जैसे प्रति वर्ष किया जाता है, और आपकी जो दिनचर्या के कार्य हैं वो भी उसी प्रकार से नियमित प्रकार से चलें। किसी भी प्रकार के भ्रम में, किसी भी प्रकार के बातों में आने की आवश्यकता नहीं। सीधा बात है, जब सूर्य ग्रहण की अवधि भारतीय अवधि के अनुसार रात्रि काल है और रात्रि में सूर्य भारत में क्या कहीं भी नहीं होता, तो सूर्य ग्रहण का प्रभाव क्यों पड़ेगा? कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है। कोई सूर्य ग्रहण भारत में। लक्सर से गुजरने वाली 4 प्रमुख ट्रेनें 23 से 26 सितंबर तक रद्द रहेंगी और गोरखपुर गोंडा रेलखंड में नॉन इंटरलॉकिंग और थर्ड लाइन कार्य के कारण 4 दिन का ब्लॉक लिया गया है। लक्सर हरिद्वार और लक्सर रुड़की मार्ग की गोरखपुर जम्मू तवी अमरनाथ एक्सप्रेस, राप्ती गंगा एक्सप्रेस, भागलपुर जम्मू तवी अमरनाथ एक्सप्रेस और न्यू जलपाईगुड़ी अमृतसर स्पेशल ट्रेन दोनों तरफ से निरस्त की गई हैं। इसके अलावा मुरादाबाद मंडल की कई अन्य ट्रेनें भी प्रभावित होंगी। वरिष्ठ डीसीएम आदित्य गुप्ता ने बताया कि यात्रियों को वैकल्पिक व्यवस्था करने की सलाह दी गई है। तो इधर लक्सर के बहादुरपुर रेलवे फाटक पर ओवरब्रिज न होने से क्षेत्रवासियों को भारी परेशानी हो रही है। यहां के लगभग 70 गांव और दिल्ली हरिद्वार देहरादून मार्ग के यात्री भी जाम और ट्रैफिक रुकावट का सामना कर रहे हैं। त्योहारों और कांवड़ यात्रा के दौरान स्थिति और गंभीर हो जाती है। सड़क ही सिंगल लेन और ट्रैक्टर ट्रॉली ही की आवाजाही से दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ गया है। स्थानीय विधायक मोहम्मद शहजाद के अनुसार ओवरब्रिज निर्माण को शासन ने स्वीकृति दे दी है। बजट पहले 24 करोड़ था, अब बढ़कर 42 करोड़ हुआ है। निर्माण की औपचारिकताएं पूरी होने के बाद कार्य जल्द शुरू होगा। लोगों को उठानी पड़ती है। कहना चाहेंगे कि यहाँ से निकलने के लिए काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और ट्रेन काफ़ी आधा घंटा 1 घंटा बंद भी रखते हैं। पर हमारा तो यहाँ को डेली नहीं आना जाना, कोई इमरजेंसी भी जाना पड़े तो जब भी यहाँ वेट करना पड़ता है ट्रेन। इतनी मुसीबत है यहाँ, तो भीड़ लग जाती है काफ़ी बहुत, 1 आधा घंटा पौन घंटे जाम खुलता है यहाँ। देखो गोपाल जी, जो बहादुरपुर रेलवे क्रॉसिंग का जो डबल फाटक है उसको लेकर जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं, स्टूडेंट हैं, जो आमजन दिहाड़ी मजदूरी करने वाले लोग हैं, उनको बहुत समस्या का सामना करना पड़ता है। और कभी कभी स्कूल टाइम पर एग्जाम चल रहे बच्चों के, या कोई पेशेंट ज़्यादा बीमार है, या भाई कोई गर्भवती महिला है अस्पताल ले जाना है, तो ऐसी समस्याएं कभी कभी बहुत बड़ा रूप ले लें और उसमें उसके विरोध से आमजन को बहुत समस्या पैदा हो रही है। मैं यही आग्रह करूँगा सरकार से कि इसका निस्तारण शीघ्र से शीघ्र करें। की मांग है आमजन की। ये सेंट्रल गवर्नमेंट की योजना है, ये कई पुल है, इसमें एक बहादुरपुर ये खद्दर का है, एक बहादुरपुर जट का है और अन्य प्रदेश में कई हैं। लक्सर पुल की सभी फॉर्मेलिटी पूरी होगी। जैसे ये सर्किट योजना है, जैसे ही वो दूसरे अन्य की हो जाएगी तो ये प्रस्ताव जल्दी ही मैं समझता हूँ सेंट्रल गवर्नमेंट को जाकर के इसका पैसा रिलीज होगा और ये बढ़ने का काम करेगा। इसकी 42 करोड़ रुपए लागत है और 42 करोड़ रुपए लागत है। मैं समझता हूँ इसके बढ़ने से जहाँ रुड़की में हम घंटों घंटों फाटक पर खड़े रहते हैं तो बहुत जल्दी रुड़की की तरफ सफर तय हुआ करेगा और बहुत अच्छा माहौल लक्सर। तो वहीं श्राद्ध पक्ष में बीजेपी के प्रदेश कार्यकारिणी सबके सामने आए, लेकिन कुछ लोग श्राद्ध पक्ष में बीजेपी की कार्यकारिणी सामने आने को लेकर सवाल भी उठा रहे हैं, जिस पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का बयान सामने आया। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का कहना है कि शुभ काम के लिए कभी पितृ असंतुष्ट नहीं होते और पितरों के आशीर्वाद से ही कार्यकारिणी का ऐलान हुआ है और शुभ कार्य से कभी पितृ असंतुष्ट नहीं होते। पितरों का आशीर्वाद रहता है, पितरों के आशीर्वाद के साथ हम अपनी टीम को घोषित करते हैं और शुभ कार्य में कभी भी पितृ असंतुष्ट नहीं होते हैं। शुभ कार्यों के तहत हमने इस कार्यक्रम को किया।
आगे बढ़ेंगे। प्रधानमंत्री मोदी के जन्मोत्सव पर देहरादून ग्रामीण बीजेपी द्वारा हरबटपुर में प्रबुद्ध सम्मेलन का आयोजन किया गया। सेवा पखवाड़ा कार्यक्रम के तहत आयोजित इस सम्मेलन में बड़ी संख्या में प्रबुद्ध जन और पार्टी पदाधिकारी शामिल हुए हैं। मुख्य अतिथि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद महेंद्र भट्ट ने सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि सेवा ही संगठन का मूल मंत्र है और प्रधानमंत्री मोदी ने अपना जीवन देश सेवा को समर्पित किया है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि वे स्वास्थ्य शिविर, स्वच्छता अभियान और जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी गांव-गांव तक पहुंचाकर सेवा कार्यों को और व्यापक बनाएं। पखवाड़ा का कार्यक्रम चल रहा है उत्तराखंड, क्योंकि आपदा का क्षेत्र है, इसलिए यहाँ हमने देश सेवा पखवाड़ा के रूप में इस कार्यक्रम को लिया है। अपने कार्यक्रम ने कहा कि जहाँ भी देवी आपदा आई है वहाँ द्वारा सेवा भाव के क्षेत्र में जो कार्य हो सकता है वो करने की आवश्यकता है। जो दुखी हैं उनको जो आवश्यकता है उसकी पूर्ति करने की आवश्यकता है। वो दिशा कार्यक्रम है। मोदी जी के कृतित्व को लेकर हम लोग वरिष्ठ जनों की गोष्ठियाँ कर रहे हैं, प्रबुद्धजनों की गोष्ठियाँ कर रहे हैं, रक्तदान के शिविर चल रहे हैं और बहुत से स्वच्छता कार्यक्रम चल रहे हैं। अनेकों मोदी जी द्वारा जो देश के विकसित राष्ट्र बनाने में जो काम किया उनके प्रदर्शनी लग रही है। उसी प्रदेश में आज यहाँ पर विकास नगर डाक पत्र में कार्यक्रम है और हम सब लोग यहाँ उपस्थित हैं। सर, कई मंत्रालय खाली हैं, भरे नहीं जा रहे हैं, कहीं ना कहीं आम जन को दिक्कत तो हो ही रही है। अभी मुख्यमंत्री संकेत दिए हैं, बहुत जल्दी। इधर उत्तरकाशी पुलिस ने सोने की चोरी करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह का भंडाफोड़ कर 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है और ये आरोपी घर घर जाकर पुराने गहनों की साफ सफाई करने के नाम पर लोगों से धोखाधड़ी कर सोना चोरी करते थे। पुलिस अधीक्षक सरिता डोभाल के निर्देश पर कोतवाली टीम ने सीसीटीवी फुटेज और त्वरित कार्रवाई के जरिए घटना का मात्र कुछ घंटों में खुलासा कर दिया। आरोपियों के पास से केमिकल और अन्य सामग्री बरामद की गई। पूछताछ में उन्होंने कई राज्यों में इसी तरह चोरी की वारदातें करना कबूल किया है। पुलिस टीम को उत्कृष्ट कार्य के लिए 5,000 रुपए का पुरस्कार दिया गया है। दिनांक 18 सितंबर 2025 को मातली निवासी श्री गौरव रावत द्वारा हमारे कोतवाली उत्तरकाशी में तहरीर दी गई है कि कोई अज्ञात व्यक्ति मातली में स्थित उनके घर पर आया और उनकी माताजी अकेली थी। उनकी माताजी से कहा कि हम जो है आपके घर में जो भी गहने हैं उनको साफ़ कर देंगे। तो उनकी माताजी ने उस पर विश्वास कर लिया और घर के अंदर मंगलसूत्र इत्यादि जो भी सोने के जेवर थे वो उस आदमी को दे दिए और उसने सफाई के नाम पर वहाँ से जो है वो उनके द्वारा जो गहने सफाई के लिए दिए थे उसमें से सोना उतार कर चोरी कर लिया। तो उनकी इस तहरीर पर कोतवाली में संबंधित धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया और अपराधियों की तलाश के लिए टीम गठित की गई। पुलिस अधीक्षक महोदया द्वारा जो है कुछ दिशा निर्देश पाकर कोतवाली पुलिस के द्वारा जो है टीम गठित की गई है। मात्र 2-3 घंटों में पूरे शहर में जो है सीसीटीवी कैमरेस की मदद से और मुखबिरी की मदद से बस अड्डे के पास में इस घटना में संलिप्त अंतर्राज्यीय गिरोह के 3 अभियुक्त को पकड़ने में उत्तरकाशी कोतवाली पुलिस को सफलता मिली है। ये अभियुक्त इस प्रकार हैं: पवन सोनी झारखंड, खंतर मंडल बिहार और संजय कुमार बिहार। इन तीनों अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है और उनके पास में जो है वो घटना में प्रयोग में लाई गई जो भी सामग्री, केमिकल इत्यादि जो सामग्री थी वो बरामद कर दी गई है। और इस घटना में बीएनएस की धारा 61 सबसेक्शन 2, 317 सबसेक्शन 2 की भी बढ़ोतरी की गई है। पूछताछ में जब अभियुक्तों से पूछताछ की गई तो उन्होंने बताया कि वो साफ़ सफाई के नाम पर घरों पर जाते हैं और लोगों को बोलते हैं कि आपके जेवरों को हम साफ़ कर देंगे। लोग विश्वास कर लेते हैं और उनको जब जेवर देते हैं तो वो केमिकल में डालकर उन जेवरों में से सोना निकालने का काम करते हैं। ये अभियुक्त आपराधिक प्रवृत्ति के और प्रोफेशनल प्रतीत हो रहे थे। तो इनका आपराधिक इतिहास की जब खंगाला किया तो पता चला कि इनमें से 2 अभियुक्तों के विरुद्ध पौड़ी जनपद पुलिस द्वारा जो है गैंगस्टर एक्ट के तहत भी कार्रवाई की गई है। अन्य आपराधिक इतिहास को खंगाला जा रहा है, संबंधित प्लेटफॉर्म से खंगाला जा रहा है। इस घटना के अनावरण में जो भी हमारे पुलिसकर्मी थे पुलिस टीम के रूप में, उनको श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय उत्तरकाशी द्वारा 5,000 रुपये की नकद।
इधर बंगाली कल्याण समिति के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप अधिकारी ने प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि उन्हें समिति का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है और वे समाज के हित में काम करेंगे। उन्होंने बताया कि समिति उन उम्मीदवारों को चुनाव लड़ाएगी जिन्हें पार्टी टिकट देगी, लेकिन पहले उनके चरित्र और छवि की जांच की जाएगी ताकि चुनाव में किसी भी तरह की परेशानी ना आए। दिलीप अधिकारी ने कहा कि उन्हें सितारगंज, दिनेशपुर और रुद्रपुर की जिम्मेदारी दी गई है, जिसे वे पूरी निष्ठा से निभाएंगे। साथ ही चुनाव लड़ने वालों की सूची तैयार कर मुख्यमंत्री को भेजी जाएगी। पार्टी का सदस्य हूँ। मुझे समाज ने, हमारे बंगाली समाज ने मुझे यहाँ का प्रदेश अध्यक्ष बनाया है। मेरा परम कर्तव्य होता है कि मैं बंगाली समाज के सारे जो हमारे यहाँ से चुनाव लड़ना चाहते हैं विधानसभा का, उनकी एक सूची बना के, मेरा विशेषकर रहेगा 3 क्षेत्र के लिए, आपके गदरपुर, रुद्रपुर और सितारगंज क्षेत्र के लिए। मैं तीनों जगह से सूची बना के मैं भेजूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी को और माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी को। भारतीय जनता पार्टी से अगर हमारे समाज के लोगों किसी को भी टिकट मिलता है तो मैं उनके जीतों मेहनत करूंगा, जीतों जिताऊंगा। अपने सारे सदस्यों को लेकर, अपने सारे कमेटी के लोगों को लेकर, कार्यकर्ताओं को लेकर मैं मेहनत करूंगा। एक एक गांव से एक एक वोट। अगली खबर की तरफ बढ़ेंगे। मंगलौर कोतवाली क्षेत्र में फिर से एक युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई है और इस बार लहबोली गांव के जंगल में युवक पेड़ से लटका मिला। इससे पहले 18 सितंबर को मन्ना खेड़ी गांव के जंगल में भी एक युवक का शव पेड़ से लटका पाया गया था। लगातार हो रही इन घटनाओं से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है और लोग तरह तरह की आशंकाएं जता रहे हैं। मृतक की पहचान मन्ना खेड़ी गांव निवासी युवक के रूप में हुई है। परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है और हर पहलू की पड़ताल की जा रही है। वहीं लक्सर में गंगा के तेज बहाव से खानपुर क्षेत्र के गांव में भू कटाव लगातार बढ़ता जा रहा है और अब तक हजारों बीघा फसल पानी में बह चुकी है। किसान भारी नुकसान झेलने को मजबूर हैं। कई किसान अपने गन्ने को वक्त से पहले काटकर पशुओं को खिला रहे हैं। किसानों का कहना है कि गंगा के उफान से धान, गन्ना और पशु चारे की फसलें बर्बाद हो चुकी हैं, जबकि शासन प्रशासन की ओर से कोई मदद नहीं मिल रही है। करीब 25 से 30 गांव की भूमि कटाव की चपेट में है। किसानों ने नाराजगी जताते हुए सरकार से त्वरित राहत और स्थायी समाधान की मांग की है। मेन रीजन तो यही है कि गंगा अपना कटाव कर रही है, जिस कारण से हमें काटना पड़ रहा है। मजबूरी है, हालांकि अभी टाइम नहीं है, अभी गन्ना पकने में समय है, पर क्या करें कि पहले ही काटना पड़ रहा है क्योंकि गंगा में गिर जा रहा है। अब हम इसका क्या ही करेंगे, अपना चारे के काम आ जाएगा। बाकी जो शुगर केन है अपना बिकेगा तो नहीं अभी, क्योंकि टाइम नहीं है, अभी चरखी वगैरह नहीं खुली कोई भी और मिल तो नहीं खुला, जिसको हम अपने चारे में इस्तेमाल करेंगे पशुओं वगैरह के लिए। अभी तो हमारी लगभग आधे से ज़्यादा तो गिर ही चुकी है और ये थोड़ी सी बची है, लगभग वरना सारा ही गिर गया। समथिंग 6-7 बीघे तो होगा यार। क्या है कि भाई जी यहाँ 20 दिन से गंगा नदी ने पूरा कहर बरपा रखा है और किसानों की जमीन बह रही है और खड़ी गन्ने की फसल भी बह रही है। यहाँ तहसील का कोई भी कर्मचारी या अधिकारी अभी मौके पर नहीं पहुंचा है। मैंने जबकि एसडीएम साहब से कई दिन पहले बोल भी दिया था कि यहाँ बहुत किसानों की फसल बह रही है, गंगा कटाव कर रही है और कटाव इतना बुरा तरीके से चल रहा है कि लगभग 2000 बीघे डुम्मनपुरी का जमीन बह गई और खड़ा गन्ने की फसल जो बहुत अच्छी तरीके से लोगों ने मेहनत की थी, उगा रखी थी, निराई गुड़ाई कर करके तैयार फसल खड़ी थी, वो गंगा में नदी में बह रही है। इसलिए ये लोग नाराज हैं, इसलिए इन लोगों ने तहसील जिंदाबाद और उत्तराखंड सरकार के मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं। ये इनकी वजह है। तो खनन माफिया जो इधर अभी 2-4 दिन पहले पनडुब्बी लगाई गई थी, उससे रेता निकाला गया, जिससे हमारी ठोकर ये बैठ गई और इस गंगा जो जमीन के पास लगकर चल रही है, उससे सबसे अधिक ज़्यादा कटाव हो रखा और कटाव का कार्य भी बहुत ज़्यादा चल रहा है। पीड़ित लोग हम सब किसान, मेरा ये सुझाव है कि अगर सरकार से अगर ये ठोकर बढ़ावो और हम पक्की करके लगावो इसे, तो ऐसा कटाव बंद हो सकता है और पानी धारा भी कम हो सकती है। जी बहुत नुकसान हो गया, खड़ा खड़ा गन्ना गया। ये तो अब जहाँ तो लगा थोड़ा बहुत सीधी थोड़ी शांत था, नहीं बहुत ज्यादा पानी आ रहा था, सके इतना पानी आ रहा था, धस रहे थे। ये तो थोड़ा ऊंचा हो गया, जो हमारा काट रहे हाथ लग रहा, जो ये भी नहीं जा रहा, ये भी फ्री में ले रहे, फायदा उठा रहे चरखी वाले। किसी का 200, किसी का 100, 150 इस तरह जा रहा। ना जी कोई नहीं आया। काफी समय से जो खादर क्षेत्र है ये काफी समय से परेशानी झेलता आ रहा है। हर बार किसान लोग यहाँ पे अपनी खून पसीने की मेहनत से फसल लगाते हैं। फसल लगाने के बाद ये जो गन्ना तैयार हो जाता है अपने समय पे, ये काटने का जो टाइम आता है इसका, ये टाइम
चलिए, खबर उत्तराखंड में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप बने रहिए गुलिस्तान न्यूज के साथ, क्योंकि खबरों का सिलसिला जारी है। नमस्कार।